पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रायसेन में किसान कल्याण महासम्मेलन को किया संबोधित। कहा, बिचौलियों को हटाकर सरकार पहुंचा रही है किसानों को सीधे मदद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए पूंजी धनराशि खातों में भेजी। कहा, महिला सशक्तिकरण के लिए इन समूहों की भूमिका है महत्वपूर्ण। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसानों को लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार, लेकिन इस प्रदर्शन से आम आदमी को नहीं पहुंचनी चाहिए बाधा। और पहाड़ों की बर्फबारी से उत्तर भारत में ठिठुरन बढ़ी। उत्तर प्रदेश और दिल्ली, बिहार, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में ठंडी हवाओं और गलन से लोग हुए बेहाल। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में और भी पारा गिरने की संभावना जताई। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन में होने वाले किसान महासम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने किसानों की सबसे बड़ी चिंता न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर एक बार फिर से कहा कि एमएसपी न बंद होगी न ही खत्म होगी। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई। ये हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी। और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता। और इसलिए मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। वे कृषि सुधारों पर झूठ का जाल फैला रहे हैं। किसानों को जमीन जाने का डर दिखाकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट्स, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। सिर्फ इन मांगों को टालते रहे क्योंकि किसानों की प्राथमिकता नहीं था और देश का किसान इंतजार ही करता रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को लोगों से भी जवाब मांगना चाहिए जो लोग अपने घोषणा पत्र में सुधारों के वादे तो करते रहे पर मांगों को टालते रहे क्योंकि किसान उनकी प्राथमिकता में नहीं था। अगर आज देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र देखे जाएं तो उनके पुराने बयान सुने जाएं, पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे ऐसे महानुभावों की चिट्ठियां देखी जाए तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ, उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया।
मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए? मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। पीएम ने यह भी कहा कि यह बात सही है कि किसान कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन फल सब्जियों का सही भंडारण ना हो तो बहुत नुकसान होता है। करीब 1 लाख करोड़ के फल सब्जियां इस वजह से बर्बाद हो जाते हैं। पहले इसे लेकर बेहद उदासीनता थी, लेकिन अब सरकार की प्राथमिकता देश में कोल्ड स्टोरेज का स्ट्रक्चर बनाना है। कि किसान कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन फल, सब्जियां, अनाज, उसका अगर सही भंडारण न हो, सही तरीके से न हो, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये नुकसान सिर्फ किसान का ही नहीं, ये नुकसान पूरे होता है। एक अनुमान है कि करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए के फल, सब्जियां और अनाज हर साल इस वजह से बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन पहले इसे लेकर भी बहुत ज्यादा उदासीनता थी। अब हमारी प्राथमिकता भंडारण के नए केंद्र, कोल्ड स्टोरेज का देश में विशाल नेटवर्क और उससे जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये भी हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज किसानों के खाते में बिना किसी बिचौलिए के 1600 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। तकनीकी के माध्यम से ये संभव हुआ है। भारत में जो ये आधुनिक व्यवस्था अपनाई है, दुनिया भर में चर्चा हो रही है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के ऐसे 35 लाख किसानों के बैंक खातों में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई कटकी नहीं, सीधे किसानों के बैंक खातों में मदद पहुंच रही है। टेक्नोलॉजी के कारण ही ये संभव हुआ है। दिल्ली की सीमा पर किसानों का आंदोलन जारी है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में किसानों के इस प्रदर्शन के खिलाफ जो याचिका दाखिल की गई थी, उस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तो यह साफ किया कि किसानों को प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन उनके प्रदर्शन से किसी और की जिंदगी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। साथ ही अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि सिर्फ प्रदर्शन से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, सरकार से संवाद होते रहना चाहिए। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से भी किसानों तक सही तथ्य पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। केंद्र सरकार के तमाम मंत्री किसानों तक सरकार की बात पहुंचाने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 97,663 स्वयं सहायता समूहों और उनके संगठनों को स्वरोजगार के लिए 445 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजीकरण धनराशि का हस्तांतरण किया। आज मुख्यमंत्री आवास पर एक वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा यह धनराशि सीधे समूहों के बैंक खाते में अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के स्वावलंबन में महिला स्वयंसेवी समूहों की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह मनरेगा के तहत और भी कार्य करने के इच्छुक हैं और प्रशासन उनसे संवाद करके महिलाओं तक इसका लाभ पहुंचाए, ताकि योजनाओं से जुड़कर महिलाएं समूह को लाभकारी बनाते हुए दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकें। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज एक साथ प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के
97,663 से अधिक समूहों को 446 करोड़ रुपए की धनराशि का अंतरण एक साथ यहां पर हो रहा है। मेरा यह मानना है कि महिला सशक्तिकरण के लिए एक ग्रामीण क्षेत्र में स्वावलंबन का जो एक कार्यक्रम हो सकता है, उसमें महिला स्वयंसेवी समूह की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। जैसे कि आपको उदाहरण एक दिखाया गया है आज कि कैसे बुंदेलखंड में बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर ने एक वर्ष में 46 करोड़ रुपए का बिजनेस किया और 2 करोड़ 26 लाख रुपए का मुनाफा कमाया है। मुझे लगता है कि किसी भी महिला समूह के लिए अपने आप में एक उदाहरण है। और ये संभावना केवल बुंदेलखंड में ही नहीं है, ये संभावना तो प्रदेश के अंदर हर जनपद में मौजूद है, हर एक स्तर पर मौजूद है। केवल हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण और इस व्यवस्था से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, ये एक योग्य योजक के रूप में उन स्वयंसेवी समूहों के साथ जुड़ करके अगर कार्य करना प्रारंभ कर लेंगे तो हर जनपद में हम एक बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर की तरह ही एक नए ऐसे महिला स्वयंसेवी संगठन खड़ा कर सकते हैं जो मातृशक्ति के स्वावलंबन की दिशा में, बहन और बेटियों के स्वावलंबन की दिशा में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर डीडी न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचारों में स्वयं सहायता समूह से संबंधित खबरों का अवलोकन भी किया। मिर्जापुर के चुनार में किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इस अवसर पर कहा कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने 4 विश्वविद्यालयों को आवश्यक अनुदान दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों की मदद के लिए 23,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान के तहत बांटा गया है। सरकार का लक्ष्य किसानों की आमदनी को दोगुना तक बढ़ाना है। किसान भाई जो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के आधार पर जो है सब्जियों की का उसके खेत से निकल करके आने वाली सब्जियों की फसल दुबई को जा रही है, यह कितना बड़ा सौभाग्य इस क्षेत्र का है। और ये सब कुछ जो है मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार के प्रयासों से हो रहा है। और इसलिए आम जो किसान है वो नई जो व्यवस्था लागू की गई है, जो नए कानून बनाए गए हैं कृषि सुधार की दृष्टि से जो किसानों के यहाँ खुशहाली और समृद्धि लाएंगे, उसका आम किसान जो है स्वागत और समर्थन कर रहा है। और जैविक खेती से जो सब्जी फलों का खेती होता है वो करते हैं, जैसे कि गोभी, टमाटर, भिंडी, ये सब है, मशरूम, ये सब खेती होती है। हमारे जो कृषि वैज्ञानिक थे डॉक्टर साहब लोग, उन लोगों ने हम लोगों को खेती के बारे में जो दवा वगैरह कीटनाशक वगैरह या कैसे हम जैविक अपनी खेती पैदा करेंगे, जो कि कीटनाशक रासायनिक खाद से हम मुक्ति मिले, ये सब हमको सीखने का यहाँ पे मौका मिला। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि सुधार कानून के समर्थन में मेरठ में किसान सभा का आयोजन किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा और भाजपा के सांसद विधायक शामिल हुए। श्रीमती स्मृति ईरानी ने सम्मेलन में कहा कि विपक्षी दल हताशा में आकर किसानों में फूट डाल रहे हैं और उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों और गरीबों के 11 करोड़ परिवारों को देश भर में शौचालय उपलब्ध कराए गए, साथ ही आयुष्मान भारत योजना से उन्हें मुफ्त इलाज दिया गया। श्रीमती स्मृति ईरानी ने कहा कि भारत के नए निर्माण के लिए इस बिल का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे किसानों के समर्थन से ही पूरा किया जा सकता है। जो कर्ज तले दबे जा रहे थे, उनको नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से न सिर्फ कर्जा माफ किया गया, बल्कि देश के इतिहास में पहली बार किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर किसान के खाते में साल का 6,000 रुपया, 10 साल का 60,000 रुपया देने वाला अगर कोई नेता इस देश में आया तो नरेंद्र मोदी आया। आज किसान भाइयों से कहना चाहती हूं, इस 1.5 वर्ष में 14 करोड़ देश के किसानों को 93,000 करोड़ रुपया अगर किसी ने बैंक के खाते में पहुंचाया तो मोदी ने पहुंचाया, कांग्रेस पार्टी या सपा ने नहीं पहुंचाया।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज आगरा के पथौली में आयोजित किसान सम्मेलन में किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इस देश का किसान खुशहाल हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही दिन से किसानों के हित में फैसले लेना शुरू किया था और इसी का परिणाम है कि अब किसानों को फसल बर्बाद होने पर मुआवजा दिया जाता है और किसानों को यूरिया भी सरलता से उपलब्ध होती है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल किसानों को भड़काने में लगे हुए हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को आत्मनिर्भर, खुशहाल और उनकी आय को दोगुनी करने में लगे हुए हैं। पिछले 6.5 साल में आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किसानों के हित में, किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत फैसले किए हैं, जिनको जमीन पर उतारने का काम किया है। चाहे लागत का 1.5 गुना मूल्य देने की बात हो, चाहे यूरिया को नीम कोटेड करने की बात हो, डीएपी और यूरिया के दाम नहीं बढ़ने की बात हो, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिजनों को 1.5 लाख की जगह 4 लाख मुआवजा देने की बात हो, किसान सम्मान निधि हो, सॉइल हेल्थ कार्ड हो, फसल बीमा योजना हो, ये सब ऐतिहासिक काम किए हैं और ये 3 कृषि बल देश के किसानों को बंधनों से मुक्त करके आजादी देने वाले हैं। अलीगढ़ में कृषि कानूनों के समर्थन में किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। किसान सम्मेलन में 4 जिलों एटा, कासगंज, हाथरस और अलीगढ़ के किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए। किसान सम्मेलन को किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने संबोधित करते हुए कहा कि नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग किसानों को बरगलाकर बिचौलियों को फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार किसानों की बेहतरी के लिए बिचौलियों से समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने नए कृषि कानूनों के द्वारा किसानों की फसलों को देश भर में कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता दे दी है। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में किसानों के हितों की चिंता करते हुए लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है और सरकार ने इसे 1.5 गुना करने के निर्णय लिया है, साथ ही खरीद भी बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों से कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होगा और किसानों की आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। मोदी जी की नीतियों से बहुत प्रभावित हैं, किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, केवल दिक्कत दलालों के लिए है और हमारा अनाज अच्छी तरह से बिकेगा। हमारी जब भाजपा सरकार आई है तब से किसान के लिए कोई दुविधा नहीं है, खाद बढ़िया मिल रहा है। पहले लठमार होती थी सोसाइटियों पे, वो कुछ नहीं है, बढ़िया तरह खाद मिलता है और अच्छी और सही जगह हमारा अनाज भी बिकेगा और दलालों से मुक्ति मिलेगी हमें। हम लोग जो है उनके बिल के समर्थन में हैं और इस वर्ष हमने जब ये कोविड काल में जैसे ही उन्होंने अध्यादेश पारित हुए उसी समय फॉर्चून ग्रुप ने अपना हमारे यहाँ अर्निया पे एक सेंटर खोला था। उस सेंटर पे हम लोगों ने अभी इस वर्ष धान बेचा है अपना। तो वह धान में अगर हम अपना धान मंडी में बेचते हैं तो मंडी में वहाँ पे खर्चा लगता है, लेकिन अगर अर्निया हम सेंटर पे अपना धान बेचते हैं तो वहाँ में कोई खर्चा नहीं लगता। डायरेक्ट मतलब जितना आपका तोल है और रेट के हिसाब से तत्काल कैलकुलेशन होकर के तीसरे दिन पेमेंट हमारे खाते में आ जाता है। अन्यथा अगर हम जैसे सामान्य मंडियों में धान बेचते थे तो वहाँ पे पेमेंट के लिए 1-1 महीने 1.5 महीने इंतजार करना पड़ता है, या नगद पैसा लेते हैं वहाँ पे तो 1% की कटौती करवानी पड़ती है, तब हमको पेमेंट मिल पाती है। तो ये हम लोग मोदी जी की नीतियों से बहुत प्रभावित हैं और मोदी जी ने किसानों के लिए काम किया। किसानों के बारे में सोच तो रहे एक बार। देश में हमने जब से देखा है, देश में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है कि वो किसानों के बारे में सोच रहा है। इन विधेयकों से किसान की आय बढ़ने वाली है, किसान को स्वतंत्रता मिली है। किसान की आय कैसे बढ़े इसकी व्यवस्था सरकार ने की है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। और लोगों के मन में जो भ्रम डालने का काम कांग्रेस पार्टी सहित अन्य पार्टियां कर रही हैं, उसको दूर करने का काम यहाँ पे किसान नेताओं ने और पार्टी के हमारे जनप्रतिनिधियों ने किया है। बुंदेलखंड के कृषि प्रधान हमीरपुर में कई प्रगतिशील किसानों ने खेती किसानी में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए अच्छा मुनाफा कमाया है और किसान केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानूनों को अपने लिए उपयोगी भी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के द्वारा कृषि की स्थिति में व्यापक सुधार होने के साथ साथ ये कानून किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए भी मील का पत्थर साबित होंगे। अब लोगों को भ्रम है, इसलिए कुछ लोग परेशान हैं या और किसी के उसमें फंसे हुए हैं।
लेकिन किसान बिल तो अच्छा है और इसमें अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं, टैक्स फ्री है, बिचौलियों के चंगुल से हम बच गए कि आड़तिया ही हमें फंसाए रहते थे। हम ऑनलाइन कभी भी किसान कहीं भी फसल को बेच सकते हैं। इस तरह ये किसान बिल तो ठीक है, सही है। हम लोग पहले मंडी में बेचते थे तो आड़तिया एक मूल लगाता दाम, इतने में देना हो दे दो, नहीं चले जाओ। और भाई हम कहीं भी जाके बेच सकते हैं, अच्छी कीमत अच्छे दाम मिलेंगे। सही है मोदी जी का सपना। ये हमें जो है आड़तिया लोगों से दिक्कत मिलती थी वो अच्छी है। ये मोदी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। कहीं भी ले जाएं तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं। समाचार अभी जारी रहेंगे, पहले लेते हैं एक विराम। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पहाड़ों की बर्फबारी से उत्तर भारत ठिठुर रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 दिनों में पारा और गिर सकता है, जिसके बाद कुछ राहत मिल सकती है। उत्तर भारत में अब सर्दी का सितम सताने लगा है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में गुरुवार को ठंड बढ़ गई और कई राज्यों पर कोहरे की घनी चादर छाई रही। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी के चलते पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में आ गया है। दिल्ली एनसीआर में ठिठुरन भरी ठंड का आलम यह है कि अब सुबह ही नहीं, दिन भी खासे ठंडे हो रहे हैं। ठंड ने 1 दशक का रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। दिल्ली में आकाश साफ रहने और धूप खिलने के बाद भी ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। हवा भी चल रही खूब, हवा से ठंड ज्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर भारत में आगे भी सर्दी का सितम बरकरार रहेगा और अगले 2 दिन बर्फीली हवाओं से निजात मिलने के आसार नहीं हैं। शीतलहर का दौर 2 दिन और जारी रहेगा। इसके पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं का असर मैदानी इलाकों में पड़ना शुरू हो गया है। राजधानी लखनऊ में पारा तेजी से गिरा है, गलन बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से कम यानी 7.8, जो कि सामान्य से 1 डिग्री कम है। लोगों को ज्यादा गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर होना पड़ा है। दिन में तेज धूप के बावजूद लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल रही है। अधिकतम तापमान 20.6 डिग्री तक पहुंच गया, जो कि सामान्य से 4 डिग्री कम है। मौसम विभाग के विशेषज्ञ के मुताबिक इसमें अभी और गिरावट आएगी। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में भी इसका असर दिखाई देगा। अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम तक हो सकता है। गुरुवार को तेज हवाओं के बावजूद अधिकतम तापमान 23 डिग्री से कम होकर 20.6 डिग्री तक पहुंच गया। कोविड-19 के बारे में जागरूकता के लिए आज लखनऊ में एक महाविद्यालय में भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभाग के संयुक्त निदेशक सुनील शुक्ला ने इस अवसर पर बताया कि हाथों को बार बार धोने, मास्क का उपयोग करने और 2 गज की दूरी का पालन करते हुए नोवल कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि खांसी या बुखार के लक्षण अथवा सांस लेने में तकलीफ होने पर कोरोना की जांच कराना और सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। इस मौके पर प्रश्नोत्तरी का आयोजन करके विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार भी वितरित किए गए। प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो लखनऊ के द्वारा हम प्रदेश के 12 जिलों में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोगों के आचार व्यवहार में परिवर्तन हेतु एक जन जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चूँकि लखनऊ उन संवेदनशील जिलों में शामिल है जिन्हें केंद्र सरकार ने चिन्हित किया है, इसलिए इस लखनऊ में भी इस तरह ये कार्यक्रम जन जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और हम लगातार पिछले 10 दिसंबर से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और 10 दिनों तक ये चलाया जाएगा। नेशनल पीजी कॉलेज में हम लोगों के आने का उद्देश्य यह था कि बच्चों के बीच में एक कार्यक्रम चलाया जाए, उनको जागरूक किया जाए और उन्हें एक रिसोर्स पर्सन के रूप में, माने जागरूकता के एक वाहक के रूप में उन्हें प्रेरित किया जाए कि वह इसके साथ लोगों के बीच में जाएं और समाज को अपने व्यवहार में परिवर्तन के लिए जागरूक करें, सचेत करें कि वो अगर कोरोना संक्रमण
को रोकने के लिए उनकी अपनी भूमिका स्वतः निर्धारित करें और पूरे समाज को इस संक्रमण से बचाएं। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रायसेन में किसान कल्याण महासम्मेलन को किया संबोधित। कहा, बिचौलियों को हटाकर सरकार पहुंचा रही है किसानों को सीधे मदद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह के लिए पूंजी धनराशि खाते में भेजी। कहा, महिला सशक्तिकरण के लिए इन समूहों की भूमिका है महत्वपूर्ण। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसानों को लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार, लेकिन इस प्रदर्शन से आम आदमी को नहीं पहुंचनी चाहिए बाधा। और पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में ठिठुरन बढ़ी। उत्तर प्रदेश और दिल्ली, बिहार, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में ठंडी हवाओं और गलन से लोग हुए बेहाल। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में और भी पारा गिरने की संभावना जताई। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।